जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें आजादी कैसे मिली। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ऐसा क्या किया कि आखिरकार 200 सालों तक हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अंततः हमारा देश छोड़कर चले गए। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको ठीक से ये पता नहीं है कि अंग्रेज भारत कैसे आए थे और उन्होंने भारतीयों पर क्या क्या अत्याचार किए थे, तो मैंने पहले ही ये 2 वीडियो बना दिए थे। आप मेरे चैनल में जाकर ये दोनों वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज व्यापारी बनकर हमारे देश में आए थे और उन्होंने भारत के राजाओं को आपस में लड़ाकर पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया था और पूरे भारत की संपत्ति लूटकर अपने देश ब्रिटेन भेज रहे थे। भारतीय किसानों और व्यापारियों पर अनाप शनाप टैक्स लगाकर मोटी कमाई कर रहे थे और अगर कोई किसान ये मोटा टैक्स नहीं भर पाता था तो उसकी जमीन ले ली जाती थी और बड़े जमींदारों को दे दी जाती थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपनी मनमर्जी से कानून बनाए, जिसमें उन्होंने खुद के लिए पूरी छूट रखी और भारतीय जनता के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया। वैसे तो अंग्रेज सबसे पहले 1608 में व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे, पर भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद हुई और उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश पर अपना अधिकार जमा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 100 सालों तक हमारे देश पर नियंत्रण रखा, पर भारतीय जनता को अंग्रेजों का शासन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अंग्रेज भारत पर शांतिपूर्वक शासन करने नहीं बल्कि व्यापारी के भेष में भारत को लूटने आए थे और लूटे हुए धन को अपने देश ब्रिटेन भेजकर ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज कभी अच्छे शासक नहीं बने और केवल विदेशी लुटेरे बनकर रह गए और इसीलिए भारतीय जनता के मन में उनके लिए शुरू से ही विद्रोह की भावना थी। मैं आता है 1857 का, जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ। वैसे तो इससे पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे, पर वह छोटे लेवल पर हुए थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से दबा दिया। उस समय के हिसाब से 1857 की क्रांति ऐसी थी जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। इस क्रांति के वैसे तो कई कारण थे, जैसे कि हड़प नीति, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने कई छोटे बड़े शासकों से उनके क्षेत्र हड़प लिए, जिसमें सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतें शामिल थी। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को भी सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं मिली और झांसी पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तभी से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से झांसी वापस पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, जिसमें अंततः वह शहीद हो गई। इसी के साथ अंग्रेजों ने ग्रामीण किसानों और जमींदारों पर भारी कर लगाए और बड़ी सख्ती से उन्हें वसूल करने लगे। कई सैनिक भी खुद किसान वर्ग में आते थे, वे अपने परिवार और गाँव को छोड़कर आए थे। इसीलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया और 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी, जिन्हें इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। और एक भारतीय क्रांतिकारी मंगल पांडे ने अपने ही अधिकारी पर गोलियां चला दी, जिसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और इसके बाद मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने भी इन कारतूसों का उपयोग करने से साफ मना कर दिया। तो अंग्रेजी सरकार ने इन सभी 85 सैनिकों को 10-10 साल की सजा दे दी, जिनके विरोध में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार में विद्रोह देखा गया, जो लगभग 1 साल तक चला। यह विद्रोह भी पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ था और समय से पहले ही शुरू कर दिया गया था, क्योंकि इसके लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था, पर निश्चित समय के पहले ही 10 मई को विद्रोह कर दिया गया। यह विद्रोह इसलिए भी सफल नहीं हो सका क्योंकि इसमें एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था, पर वह बूढ़े हो चले थे। इनके अलावा नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहादुर नेता भी थे, पर वे इस आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। इसीलिए पहला स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने वाले 1857 का विद्रोह असफल हो गया। साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भी अंत हो गया और अब ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। समय बीतने के बाद समय आता है 1885 का, जब 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें एओ ह्यूम भी बोला जाता है, ने दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस का गठन ब्रिटिश थिंक टैंक के रूप में किया गया था। भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कांग्रेस का गठन किया गया था। अब कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश सरकार के साथ शर्तों को रखना और बातचीत करना शुरू करती है।
इसके बाद 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, जिसका मुख्य कारण था कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरे की बात थी। ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाल के प्रशासन को सुधारना था। कर्जन ने बंगाल को एक विशाल प्रांत बताया और कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन अच्छा है। इस बात पर पूरा बंगाल भड़क उठा और कांग्रेस ने इसे बांटो और राज करो की नीति बताया। बंगाल में कलकत्ता सहित सभी इलाकों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इसी समय वंदे मातरम कांग्रेस का राष्ट्रीय गीत भी बना। अब 1960 में कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूट गई, जिन्हें नरम दल और गरम दल कहा जाने लगा। नरम दल ब्रिटिश सरकार के साथ रहकर काम करना चाहता था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता जैसे नेता शामिल थे। तो वहीं गरम दल में लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल शामिल थे। कहने को दो अलग अलग दल थे, पर दोनों का मकसद एक ही था, स्वतंत्रता प्राप्त करना। नरम दल का मानना था कि हम अंग्रेजी सरकार को ताकत से नहीं हरा सकते, और गरम दल का कहना था कि हमें आजादी मिलेगी नहीं बल्कि छीननी पड़ेगी। बंगाल विभाजन का विरोध अभी भी चल ही रहा था। देश में चल रहे इस लगातार राजनीतिक विरोध के कारण अंग्रेजी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल विभाजन का फैसला रद्द कर दिया गया। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। कहते हैं उस दिन देश के 25 करोड़ लोगों की नजर गांधी जी पर थी, क्योंकि अफ्रीका में उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और जीती थी। सभी भारतीयों को उम्मीद थी कि यही नेता हमें आजादी दिलवा सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ब्रिटिश भारत की यात्रा की और भारत की स्थिति और भारतीय लोगों को अच्छे से जाना। पूरे भारत का दौरा करने के बाद उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू किया, क्योंकि अंग्रेज यहाँ के किसानों का शोषण करते थे और चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे कि किसानों की खेती खराब होती थी और उन्हें बहुत घाटा होता था। गांधी जी ने चंपारण में सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया और किसानों को उनका हक दिलवाया। अब ब्रिटिश सरकार भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 19 मार्च 1919 को एक एक्ट पारित करती है, जिसे रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करना था। इस एक्ट में नियम बनाए गए थे कि ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर जेल में बंद कर सकती है, वो भी बिना अदालत में मुकदमा चलाए। इसीलिए भारतीयों ने इस कानून को काला कानून नाम दिया और इसके विरोध में पूरे देश में हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन करने लगे। गांधी जी ने भी इस कानून के विरोध में हड़ताल की। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ यह आंदोलन गांधी जी का पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का भी आयोजन किया और तय किया कि रोलेक्ट एक्ट का विरोध अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। रोलेक्ट एक्ट का विरोध पूरे देश में हो रहा था और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। जब ब्रिटिश सरकार को इसके बारे में पता चला तो ब्रिटिश अफसर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गया। इस बाग से निकलने का एक ही रास्ता था, जिस पर अंग्रेज सैनिक बंदूक तानकर खड़े हो गए और जनरल डायर के आदेश पर आम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और तब तक गोलियां चलाई जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई और लगभग 2000 लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय जनता में और ज्यादा विद्रोह भड़क गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और महात्मा गांधी ने भी केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में भारतीय छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट जाने से मना कर दिया, साथ ही लोगों ने अपने काम पर जाना छोड़ दिया, जिसके कारण पूरे देश में अव्यवस्था फैल गई। उसी समय सन 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जब गांधी जी को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि इस आंदोलन में हिंसा का उपयोग किया गया और दुखी मन से उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यही वो समय था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दल भी बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर आया
तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में अहिंसक मार्च निकाला, जिस पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। जिसके जवाब में 17 दिसंबर 1928 को लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस अफसर सैंडर्स की भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या कर दी। जिसके बाद बीके दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका और एक पर्ची में लिखा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। जिसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इसी समय एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, जो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे, और जब वह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिए गए तो अंत में खुद को गोली मारकर शहीद कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। कुछ समय बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस नेताओं से मतभेद होने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 1941 में जर्मनी होते हुए सिंगापुर पहुँचे और वहाँ नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, जिसका मकसद भी भारत से अंग्रेजों को भगाना था। भारत की आजादी में भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे ज्यादा भूमिका मानी जाती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। यह आंदोलन आजादी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें पूरे देश में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आंदोलन को सफल बनाया। अंततः ब्रिटिश सरकार को भारत की आजादी की घोषणा करनी पड़ी और भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, पर यह 2 टुकड़ों में बट गया, जिससे पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। दोस्तों, अंग्रेजों से हमें ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कीमत चुकाई। और भी बहुत सारे क्रांतिकारी रहे जिनके बारे में वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, जैसे कि बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, अशफाक उल्लाह खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता शामिल थे। इनके अलावा महिला क्रांतिकारियों का भी योगदान हमें भूलना नहीं चाहिए, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सावित्रीबाई फुले और सुचेता कृपलानी जैसी महिला क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन भारत माता के नाम कर दिया। दोस्तों, सभी क्रांतिकारियों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।